नमस्कार दोस्तों, यूं तो मैंने सरोकार के लिए हजारों साक्षात्कार किए हैं, लेकिन देश और समाज को लेके बहुत ज्यादा गंभीरता से चिंता करने वाले अतुल कुमार अंजान साहब, जो भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी के राष्ट्रीय सचिव हैं और पहले जो है वो लखनऊ यूनिवर्सिटी से ही शिक्षा उन्होंने ग्रहण की है, इसलिए वो मेरे सीनियर भी हैं और गुरु भी हैं। मैं उनसे जानना चाहूंगा सर कि राष्ट्रपति पद को लेकर जो चुनाव की सरगर्मियां तेज हो रही हैं, उसको आप किस नजरिए से देखते हैं और आप क्या समझते हैं? साहिब साहब, आज के इस दौर में अगर राष्ट्रपति का चुनाव आम राय से हो जाए, जी, सबकी राय एक हो, जी, तो दुनिया को ये पैगाम जाएगा। जी, आज के इस दौर में जब हिंदुस्तान में बहुत सारे सवालात हों, जी, शमशान और कब्रिस्तान चल रहा हो, जी, ऐसे मौके पर ये आएगा जी, कि नहीं, हिंदुस्तान के अमन पसंद लोग, अवाम, जमहूरियत में यकीन रखने वाले लोग एक साथ इस बड़े ओहदे पर, जो सिर्फ हिंदुस्तान की जमहूरियत के सर्वे सर्वा ही नहीं है, बल्कि हिंदुस्तान के कंबाइंड फोर्स के भी वो चीफ है, जी, उनके चुनाव में हम सब एक साथ हैं। लेकिन ये जिम्मेदारी विपक्ष की नहीं है। जी, ये जिम्मेदारी जो बरसरे इक़्तिदार, जो सत्ता में बैठे हुए लोग हैं, जी, उनकी जिम्मेदारी है। जी, और ये लड़ाई कोई बहुत दूर दूर की भी नहीं है। जी, ये लड़ाई बहुत आसपास की है। जी, करीब करीब एक 10, 12, 15 हजार वोट जी, सत्ताधारी दल एनडीए के पास ज्यादा है जी, विपक्ष से अलग के जी, मुकाबिल। जी, और अगर विपक्ष के सारे विपक्षी जी, इकट्ठा हो जाएं, जी, जिसमें बीजू जनता दल भी है और चंद्रशेखर राव के टीआरएस भी है और आंध्र प्रदेश के वाईएसआर कांग्रेस के जगन रेड्डी भी हैं, जी, ये सब लोग अगर इकट्ठा हो जाएं जी, और अरविंद केजरीवाल जी, जी, ये सब इकट्ठा हो जाएं, जी, तो फिर भारतीय जनता पार्टी और एनडीए के उम्मीदवार चुनाव नहीं जीत सकते। जी, तो इसलिए बेहतर है कि इस बड़े पोस्ट के लिए जी, अभी के इस दौर में जी, दुनिया को एक नया सिग्नल देने के लिए जी, जरूरी है कि आम राय का एक उम्मीदवार जी, पक्ष और विपक्ष का होना चाहिए। आज हम लोगों ने मीटिंग की थी। जी, हमने अपनी तरफ से हिंदुस्तान के सबसे सीनियर सियासी जी, लीडर, कद्दावर लीडर, जी, आप जानते हैं कि भारत का राष्ट्रपति हिंदुस्तान की फौजों का सुप्रीम कमांडर भी होता है। जी, हमने ऐसे आदमी का नाम चुना जो हिंदुस्तान का जो है डिफेंस मिनिस्टर भी रह चुका है। जी, शरद पवार जी का नाम हमने चुना है। जी, अगर शरद पवार जी के नाम पर जी, एनडीए के लोग राजी हो जाएं, जी, नरेंद्र मोदी जी राजी हो जाएं, जी, तो एक बेहतरीन काम होगा। क्योंकि राष्ट्रपति को जो भी काम करना होता है जी, वो प्रधानमंत्री और कैबिनेट के निर्देश के अनुसार करना होता है, जी, संविधान के दायरे में करना पड़ता है, जी, उससे आगे पीछे चलने का मौका नहीं होता। एक आध अवसर होते हैं जी, जिसमें वो कर सकते हैं। मैं आपको कह सकता हूं, जैसे एक बार जब संयुक्त मोर्चे की सरकार थी, जी, तो देवेगौड़ा की सरकार में ये तय हुआ कि कल्याण सिंह की सरकार यूपी में है, इसको सांप्रदायिक की गतिविधियों के चलते इसको भंग कर देना चाहिए। जी, और उस वक्त आप जानते हैं कि कम्युनिस्ट पार्टी सीपीआई उस सरकार में शामिल थे जी, और हिंदुस्तान के सबसे अजीम शान और सबसे सीनियर मोस्ट पार्लियामेंट के मेंबर जी, होम मिनिस्टर इंद्रजीत गुप्ता थे, कॉमरेड। जी, उन्होंने उसके ऊपर कहा कि हम किसी धारा 356 के कभी समर्थक नहीं रहे, जी, आज भी हम समर्थन नहीं कर सकते। जी, और उन्होंने उस कैबिनेट की मीटिंग में दस्तखत करने से इनकार कर दिया। बिल्कुल सही कह रहे हैं आप। उनके दस्तखत से वो चला गया। बिना उनके दस्तखत के राष्ट्रपति के.आर. नारायणन के पास वो फाइल चली गई। जी, राष्ट्रपति ने कहा, इस देश का गृह मंत्री, जी, इतना सीनियर पॉलिटिशियन, जी, अगर इस तजवीज पर, इस संस्तुति पर दस्तखत नहीं करता, जी, तो मैं कैसे मुतमईन हो जाऊं, मैं कैसे आश्वस्त हो जाऊं, और मैं क्यों इस पर दस्तखत करूं? बहुत बढ़िया बात। उन्होंने फाइल वापस कर दी थी। जी, जी, बिल्कुल। हालांकि अगर दूसरी बार भी अगर कैबिनेट की मीटिंग होती जी, और दूसरी बार पास होकर चला गया होता, भले इंद्रजीत गुप्ता उसका विरोध करते, जी, तो राष्ट्रपति जी को दस्तखत करने ही बिल्कुल सही है। तो बिल्कुल। हमारे यहाँ का संविधान बहुत, हमारे संविधान निर्माताओं ने, हमारे आजादी के रणबांकुरों ने, हमारी आजादी के सिपहसालारों ने, जी। जो 300 लोग थे, 3-2.5 साल की बड़ी सख्त
मेहनत के बाद ये कॉन्स्टिट्यूशन बनाया था। ये एक आदमी का कॉन्स्टिट्यूशन नहीं है, ये सबका बना, सबकी मेहनत का कॉन्स्टिट्यूशन है। इसमें सीधे साधे जिन्होंने इनकलाब का नारा दिया था, मौलाना हसरत मोहानी ने ये कहा था कि हर आदमी को पढ़ने का अधिकार होगा कि नहीं इस कॉन्स्टिट्यूशन में। बिल्कुल सही। ऐसे ऐसे लोग थे, इसमें चौधरी भगवान दीन जैसे लोग थे। उन्होंने ये कहा था समाज के दबे पचड़े कुचले लोगों को और पिछड़े लोगों को पढ़ने का और उनको नौकरी का अधिकार इस संविधान के माध्यम से मिलेगा कि नहीं मिला। हालांकि वो दलित थे, लेकिन उन्होंने पिछड़ों की बात कही थी। इस संविधान बड़ी समझदारी का संविधान है। इसलिए राष्ट्रपति के इस चुनाव पर हमको दिल खोल करके अपनी पार्टियों की सोच से बाहर निकलना चाहिए। और अभी मैं देख रहा हूं कि एनडीए के पास भी कोई ऐसी शख्सियत नहीं है। अब वो वैसे बात है कि बहुमत की बुनियाद पर और कुछ अपने सरकार में है तो कुछ लोगों को बीजू जनता दल के नवीन पटनायक को, चंद्रशेखर राव को, जगनमोहन रेड्डी को, अरविंद केजरीवाल को, इन तमाम लोगों को अपने साथ बटोर लें, हेमंत सोरेन को बटोर लें तो बात अलग है। लेकिन वो हमारे संसदीय जीवन में, हमारे राष्ट्रपति के चुनाव में एक जिसको कहते हैं कि बड़ा अशुभ सा अवसर होगा। वो बहुत अच्छी लड़ाई थी जब गिरी की लड़ाई हुई थी संजीवा रेड्डी से। वो एक विचारों और समूह की लड़ाई थी वो पार्टियां बढ़ी। लेकिन आज के इस दौर में जब हम पेंडेमिक से गुजर रहे हैं, कोरोना काल से गुजर रहे हैं, रूस यूक्रेन की लड़ाई है, बस, और ओआईसी ऑर्गेनाइजेशन ऑफ इस्लामिक कंट्रीज का रोल आप देख रहे हैं, उनकी सोच क्या हो रही है। हमारे देश के अंदर कुछ इधर उधर की हरकतें हो रही हैं। उन हरकतों में एक ऐसे आदमी को, एक ऐसे किरदार के शख्सियत को, अगर एक ऐसे व्यक्तित्व को लाया जाए जो संविधान के आईने में बराबर की दृष्टि से, उसके आईने में सबको बराबर झाड़ पोंछ करके सबकी दुख और सुख की बात करे, तो उसको रख सकते हैं। जिसे सरकारी पक्ष का सत्ता में रहे, सत्ता में भारतीय जनता पार्टी और एनडीए का भी समर्थन हासिल हो और जिसे विपक्ष का भी समर्थन हासिल हो। बिल्कुल सही। तो इसलिए मैं चाहता हूं, और हमने आज यही बात कही है और देखते हैं क्या बात बनती है। हमारी मंशा साफ है, लेकिन इस मंशा के ऊपर बहुत बड़ी जिम्मेदारी नरेंद्र दामोदर दास मोदी जी पर है कि वो किस हिसाब से कैसे चलते हैं। और अगर इसमें भी वही 3-5 की लाकड़ी चले जाएगी, मेरा आज ये कहा जाए कि तेरा पैसा मेरा पैसा और मेरा पैसा तो मेरा है ही है, हम देश की हिफाजत और देश के लिए सब लोग मिलकर काम करेंगे, हम करेंगे, वही तुम्हें मानना होगा। ये बात अगर होगी तो बात ऊपर नहीं है। इसकी सहमति, सबकी सहमति, सबका साथ, अगर आप कहते हैं सबका साथ, सबका ये राष्ट्रपति का चुनाव नरेंद्र मोदी जी के उस नारे की भी अग्नि परीक्षा है जिसमें कहा है कि सबका साथ, सबका विश्वास। ये कहाँ है सबका साथ और कहाँ है सबका विश्वास? इसके इम्तिहान की घड़ी ये राष्ट्रपति का चुनाव है। सर, एक सवाल, शरद पवार जी का नाम आगे रखकर विपक्ष ने और आप लोगों ने नरेंद्र मोदी साहब के सामने एक तरह से देखा जाए तो बहुत बड़ा संकट खड़ा कर दिया और दूसरी तरह से देखा जाए तो बहुत आसान कर दिया, क्योंकि शरद पवार का जो व्यक्तित्व है उसके कायल जो है भारतीय जनता पार्टी के बड़े नेता और मंत्री भी हैं और उनके संबंध भी अच्छे हैं। तो इस सवाल का जवाब दीजिए कि शरद पवार वाला जो स्टेप लिया है विपक्ष ने, वो भारतीय जनता पार्टी क्यों स्वीकार कर सकती है और क्यों नहीं कर सकती? आपका ये सवाल बहुत ही सुंदर, शानदार और मौजूद है। हम छोटी छोटी बातों में नहीं जाना चाहते जी। हम अगल बगल के पड़ोसी मुल्क नहीं है जी। ये तू मैं जी, है ना जी। और हम जाकर के तबेले में आवाज बुलंद करें जी। एक बड़ी जमहूरियत है, सही लोकतंत्र है जी, अनुभव का लोकतंत्र है जी, विश्वास का लोकतंत्र है जी। हम आपस में मतभेद रखते हैं जी और रखेंगे भी जी, विचारों का मतभेद रखते हैं जी। लेकिन में राष्ट्रपति में ऐसे भी कहा है जी, जब हम सब एक साथ मिले, डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम जी, मेरी जिंदगी में ऐसे मुकाम पाए हैं, जब आंख रोती रही है और लब मुस्कुराए। वाह भाई वाह, बहुत बढ़िया जी। तो इसलिए आज लबों को मुस्कुराने का दिन है। सब लोग एक साथ मिल करके जी एक ऐसे राष्ट्रपति को चुने जी। ठीक है, अगर उनके रिश्ते अच्छे हैं तो हम थोड़ी कह रहे हैं, हमें नहीं मालूम है क्या रिश्ते
शरद पवार जी के उनसे अच्छे हैं जी और उन्हें नहीं मालूम है कि शरद पवार जी भी उनको बहुत से मामलों में जी प्रिय नहीं लगते हैं। जी तो लेकिन सवाल प्रिय नहीं है। जी हिंदुस्तान के अंदर राष्ट्रपति को दिए गए अधिकार जो है जी साहिल साहब, जी उसी के अंदर काम करना है। जी अगर 26 जनवरी की परेड में राष्ट्रपति की भूमिका है जी तो वो बग्घी पर चल के ही आएंगे, पैदल वहां से नहीं आ सकते, जी है ना। जी तो हमको भी मालूम है कि वो करवट नहीं इधर से उधर कर सकते, जी लेकिन हिंदुस्तान की जमहूरियत, हिंदुस्तान के लोकतंत्र में उनकी भूमिका है। जी संसद के हर साल के पहले इजलास में पहले दिन जी देश के राष्ट्रपति देश को संबोधित करेंगे। जी 26 जनवरी को राष्ट्रपति देश को संबोधित करेंगे। जी संविधान में सब बातें दी हुई हैं जी और जब वो बात करेंगे जी तो सब की तरफ से करेंगे। जी और इसीलिए लोकसभा में जी जब वो बजट पेश करते हैं जी और संबोधित करते हैं बजट सत्र के, जी तो उनके आप देखिए राष्ट्रपति के भाषण पर धन्यवाद का प्रस्ताव है, जी उससे पहले उस पर चर्चा होती है। सही कह रहे हैं, बिल्कुल सही। राष्ट्रपति पर चर्चा नहीं होती, जी। सरकार के काम काजों पर चर्चा होती है। बिल्कुल और सही सब उसके बाद राष्ट्रपति के अभिभाषण को धन्यवाद के प्रस्ताव जी, को सब बिल्कुल लोग सही मानते जी, बिल्कुल सही हैं। मैं तो कभी पार्लियामेंट में रहा नहीं हूँ जी लेकिन पार्लियामेंट को देखता रहा हूँ, जी है ना। तो अब सब ऐसी ऐसी बातें कर रहे हैं जी जिसको क्या कहा जा सके, ना तजुर्बेकारी में वाइज की ये बातें हैं, जी है ना। लोगों को अपने अपने तरीके से कहने, सवाल बचपने के खेल का नहीं है। जी ये 140 करोड़ हिंदुस्तान के हिंदुस्तानियों का जी एक गौरव का मामला है। अब उसको जितना बचा के आगे ले जा करके सर्वसम्मत से, एकात्मक से, सबकी साथ, सबके होश जोड़ करके अगर हम ले जाए, जिसमें हमारे अंदर चाहे फाकियां हो, इतने मतभेद हो, लेकिन इज्जत, मुल्क के बका, मुल्क की सोच को ले जाएंगे। दुनिया कहेगी कि देखो भाई, भारत में अपोजिशन सत्तारूढ़ पार्टी के साथ कितना लड़ता है। सर, चंद्रशेखर राव मुख्यमंत्री तेलंगाना, जगन मोहन रेड्डी मुख्यमंत्री आंध्र प्रदेश, नवीन पटनायक मुख्यमंत्री उड़ीसा, हेमंत सोरेन मुख्यमंत्री झारखंड, अरविंद केजरीवाल मुख्यमंत्री दिल्ली। अगर इन 5 लोगों से ये आश्वासन मिल जाए कि वो शरद पवार जी की जो है उम्मीदवारी का समर्थन कर रहे हैं और बीजेपी भी सपोर्ट करे, तो क्या आपको लगता है कि अगर बीजेपी इनके कोई कैंडिडेट लाती भी है तो भी शरद पवार जी आसानी से जीत जाएंगे? इन 5 लोगों का समर्थन अगर मिलेगा इन राज्यों का, जी तो मुझे लगता है कि नरेंद्र मोदी जी इतने समझदार राजनीतिज्ञ हैं जी कि हवा की स्थिति और चाल को भांप लेंगे जी और देश के अंदर एक सर्वसम्मति के राष्ट्रपति के रूप में शरद पवार जी के लिए जाएंगे। और ऐसे शरद पवार जी भी राष्ट्रहित में पैर पीछे नहीं घसीट सकते। जी। तो सर, आपने बहुत महत्वपूर्ण जानकारी दी, इसके लिए धन्यवाद। भारत जैसे लोकतांत्रिक देश में यूं तो सर्वशक्तिमान प्रधानमंत्री होते हैं, क्योंकि यहाँ उस तरह के राष्ट्रपति को अधिकार नहीं है जैसे रशिया और अमेरिका में है। लेकिन लोकतांत्रिक देश होने के नाते राष्ट्रपति जी तीनों सेनाओं के प्रमुख होते हैं और जब कोई आपात स्थिति आती है तो राष्ट्रपति की भूमिका महत्वपूर्ण हो जाती है। माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी साहब कहते हैं, सबका साथ, सबका विकास और सबका विश्वास। अब उसमें एक चीज और जोड़ दी गई है कि सबका प्रयास। अब एक चीज मैं जोड़ रहा हूं, सबका उत्थान। तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी, उनकी सरकार, उनके सहयोगियों और राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के प्रमुख मोहन भागवत जी को अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भारत की छवि निखरे और भारत विश्व गुरु की हैसियत से प्रथम पायदान पर हासिल और स्थापित हो सके, इसके लिए भारतीय जनता पार्टी को अपनी अहम की लड़ाई को छोड़ते हुए शरद पवार, जो कि एक सर्वसम्मत नेता
के तौर पे जाने जा सकते हैं और जाने जाते हैं। इसलिए यूपीए, एनडीए और तीसरे मोर्चे का झंझट छोड़ते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी साहब को चाहिए कि देश के सर्वोच्च पद पर बिना चुनाव कराए सर्वसम्मति से शरद पवार जी को अगला राष्ट्रपति बनाया जाए। इससे दो फायदे होंगे। एक तो भारतीय जनता पार्टी की राष्ट्रवाद की परिकल्पना चरितार्थ होगी, दूसरा भारत को विश्व में हिंदू राष्ट्र बनाने में भी सहायता मिलेगी। मैं प्रधानमंत्री जैसे योग्य व्यक्ति को कोई सलाह नहीं देना चाहता, लेकिन एक भारतीय होने के नाते उनसे ये आग्रह है कि सारी चीजों से ऊपर उठते हुए, अहम की बात न लेते हुए शरद पवार जी को इस बार सर्वसम्मति के तौर पर राष्ट्रपति बनाने में अपनी सहमति प्रदान करें। राष्ट्र हित में जारी। जय हिंद, जय भारत।